दोस्तों, नए वीडियो में सभी का स्वागत है। और आज हम लोगों का क्या 5वां दिन है। और आप लोग जानते होंगे कि हम लोग क्या कर रहे हैं, कुल 1000 प्रकार के प्रश्नों की प्रैक्टिस कर रहे हैं यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 के लिए। और हम लोग का टारगेट है कि सीसेट में कुल 1000 प्रश्नों की प्रैक्टिस कर लें, यानी कि 1000 टाइप के प्रश्नों की प्रैक्टिस कर लें। तो यूपीएससी में अगर मैथ और रीजनिंग से कितने भी क्वेश्चन यूपीएससी कहीं से भी बनाए, तो लगभग अगर आप लोगों ने 1000 प्रकार के मैथ और रीजनिंग के मेथड को अगर सीख लिया, तो वहाँ से फिर बाहर नहीं आने वाला। तो अब कल हम लोगों ने इसको सॉल्व किया था, और जिसने कल वाली वीडियो नहीं देखी वो इसको देख लेगा। तो कल हम लोगों ने यहाँ तक सॉल्व किया था, उसके बाद में आज चलिए आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और आज का क्वेश्चन क्या हमारा पहला क्वेश्चन है, जो कि 2025 का ही क्वेश्चन शायद है। हाँ, 2025 का ही है। और सबसे मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, जिसको मतलब कि बहुत सारे, मतलब कि मैं कहना तो नहीं चाह रहा हूँ, पर बहुत सारे मतलब कि फेमस टीचर ने भी गलत किया था। और मतलब कि इस क्वेश्चन के बहुत अधिक विवाद रहा था। तो आखिर आप लोग बताइएगा कि आखिर सॉल्व करने का मेरा तरीका क्या, मतलब सही है या फिर गलत है, और इसका राइट आंसर आखिर क्या हो सकता है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, और इसका पीछे का आंसर आपको मैं बताता हूँ। तो अभी तो हमारा क्या है, मतलब पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्या नीचे दिएगा, एक मिनट। एक प्रश्न दिया गया है, उसके बाद में कथन एक और दो दिए गए हैं। उसके आधार पे आपको विचार करना है, उसके बाद में आपको सही विकल्प पर चिन्ह लगाना है। तो प्रश्न हमारा क्या है, पहले उसको पढ़ लेते हैं। प्रश्न दिया हुआ है, एक फुटबॉल मैच है, ठीक है, उसमें 10 मिनट शेष बचे हैं। एक फुटबॉल मैच है जिसमें क्या शेष 10 मिनट बचे हुए हैं। टीम कितनी दो है, पी और क्यू। टीम पी टीम क्यू के विरुद्ध खेलते हुए 3 गोल से पीछे थी। यानी कि टीम पी जो थी, टीम क्यू के टीम क्यू जो थी, टीम पी से 3 गोल आगे है। टीम पी टीम क्यू के विरुद्ध खेलते हुए 3 गोल से पीछे थी, यानी कि पी जो है पीछे है और क्यू जो है 3 गोल से आगे है। क्या टीम पी मैच जीतेगी, आपको ये बताना है। यानी कि कुल मिला के क्वेश्चन क्या हमारा, दो टीम है जिसमें हमारी पी और क्यू है। पी जो है क्यू से 3 गोल पीछे है, और तो आपको बताना है कि पी टीम जीत पाएगी या नहीं। पहला कथन दिया हमारा, टीम पी ने अंतिम 10 मिनट में 4 गोल कर लिया। यानी कि जो टीम पी है उसने अंतिम 10 मिनट में 4 गोल कर लिया। तो अभी क्या है, टीम जो क्यू थी वो केवल 3 गोल आगे थी, पर पी ने क्या है 4 गोल कर लिया। टीम क्यू ने कुल 4 गोल किया है। तो आपको बताना है क्या टीम पी जीतेगी या नहीं। विकल्प में इसमें बनाया गया है विकल्प। इस प्रश्न का उत्तर इन कथनों में से किसी एक अकेले उपयोग करके दिया जा सकता है, किंतु किसी दूसरे कथन का अकेले उपयोग करके नहीं दिया जा सकता। इस प्रश्न का उत्तर दोनों कथनों में से किसी एक का भी अकेले प्रयोग करके नहीं दिया जा सकता। अगला है, इस प्रश्न का उत्तर दोनों कथनों को एक साथ उपयोग करके दिया जा सकता है, किंतु दोनों में से किसी एक का अकेले प्रयोग करके नहीं दिया जा सकता। इन प्रश्नों का उत्तर किन्हीं भी प्रकार से नहीं दिया जा सकता। तो आपको बताना है राइट आंसर क्या होगा। अभी तो मैंने क्वेश्चन पढ़ लिया, अभी मैं इसको चलिए सॉल्व करके बताता हूँ आखिर इसको कैसे सॉल्व करना था। और एक मिनट, इसको मैं थोड़ा सा हटा देता हूँ। चलिए इसको मैं सॉल्व करके आपको दिखाता हूँ। पहला क्वेश्चन हमारा क्या था, यानी कि दो टीमें थी पी और क्यू। यानी कि मान लें इसको हम पी और ये क्यू, और बोला था कि पी जो है क्यू से 3 गोल आ गया। यानी कि अगर मैं इसको 0 मान लेता हूँ, तो ये हमारी क्या है 3 गोल होगी। उसके बाद में हमारा पहला कथन क्या था, यानी कि पहला कथन अगर आप केवल लगाते हैं, टीम पी जो है अंतिम 10 मिनट में 4 गोल करती है। यानी कि टीम पी अंतिम 10 मिनट में 4 गोल करती है। ठीक है, अगर अंतिम 10 मिनट में 4 गोल इसने कर लिए, और क्यू ने कितने किए यहाँ पे तो कुछ बताया नहीं गया, मैं क्यू ने 1 किया, 2 किया, 3 किया। इसका मतलब हम केवल एक कथन से इसका उत्तर नहीं दे सकते, यानी कि हम केवल कथन एक का उपयोग करके उत्तर नहीं दे सकते। तो इसका मतलब हमारे ये तो गलत हो गया। कौन सा वाला गलत हो गया, उत्तर देने के लिए किसी भी एक का उपयोग कर सकते हैं। उसके बाद में बोला है दूसरा वाला कथन, टीम क्यू ने मैच में कुल 4 गोल किया। यानी कि क्यू है उसने तो केवल 4 गोल किया, इसका मतलब क्या है उसने 1 गोल बाद में और किया होगा, तो टोटल उसने 4 गोल किया। परंतु हमें ये भी नहीं पता कि यहाँ पे 3 थे या फिर 4 थे। तो यानी कि टीम टीम जो क्यू है उसने टोटल 4 गोल किए हैं। उसके बाद में यहाँ से हमें क्या पी के बारे में जानकारी नहीं मिल रही है। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ से हम इन्फॉर्मेशन हमें पी के बारे में नहीं मिल रही है। और अगर आप इन दोनों को मिलाते हैं, यानी कि एक मिनट साफ कर देते हैं यहाँ पे ताकि आपको सही रहे। तो अगर आप इन दोनों को मिला लेते हैं, तब भी आप नहीं लगा पाएंगे कि अनुमान कि आखिर मतलब कि टीम कौन सी जीतेगी। जैसे कि मैं आपको पूरा डिटेल में दिखाना चाहूँ, थोड़ा सा यहाँ पे आप मतलब कि आपस में मिल गया। जैसे कि मैंने बताया टीम पी है हमारी, ये टीम क्यू है। इसने बोला कि ये 3 गोल से आगे थी, इसका मतलब अगर 3 इसको मान लें और बिल्कुल 0 से मान के चलें। अभी तो कंफर्म नहीं पता कि इसके मतलब कि एक होगा, अगर इसका 0 है तब इसका 3 होगा, अगर इसका 1 होगा तब इसका 4 होगा, जब इसके 2 होंगे तब इसके क्या होंगे, 2 होंगे तब इसके क्या होंगे, मतलब 3 गोल आगे यानी कि 5 होंगे। इस प्रकार से चलता रहेगा।
तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे हमारा अगर टीम पी ने अंतिम 10 मिनट में 4 गोल किए, अगर इसने अंतिम 10 मिनट में 4 गोल कर भी लिए, तो अगर यहाँ पे इसने 4 गोल किए, तब तो ये क्या होगी, टीम इससे आगे हो जाएगी 1 गोल। परंतु यहाँ पे हमें क्या, क्यू के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। वहीं यहाँ पे जब क्यू के बारे में इन्फॉर्मेशन दिए, तो पी के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं दी। इसका मतलब आप जब दोनों को मिलाएंगे, फिर भी आपके पास फाइनली इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पा रही है कि आखिर किसने कितने गोल किए। तो यानी कि या तो क्या हो सकता है, हमारा मैच मतलब कि बराबर में आ जाएगा, 4-4 हो जाएगा, या फिर क्या हो जाएगा, टीम जो होगा पी जीत जाएगी। कब? जब टीम पी के पहले से ही 2 या 3 गोल बने हुए हैं। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर तो क्या होगा, यानी कि इनमें से किसी भी उत्तर का मतलब कि इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए दोनों में से किसी भी कथन का उपयोग करके उत्तर नहीं दिया जा सकता। परंतु काफ़ी मतलब कोचिंग आंसर की ने क्या इसका आंसर दिया था, सी दिया था। तो वो मुझे नहीं पता किस हिसाब से उन्होंने दिया, बाकी आप लोग बताइएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को इतना ही पढ़ते हैं, आगे मतलब कि अगर ज़्यादा डिटेल में करते हैं फिर ज़्यादा टाइम हो जाएगा। चलिए अगला पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित में से कथन इसमें भी क्या 1 और 2 दिए हैं, उसके बाद में पूछा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। और उसके बाद में क्या है, पी और क्यू से किस प्रकार संबंध, यानी कि जो क्यू हमारा है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ मैं। हमारा क्यू जो हमारा है पी से किस प्रकार संबंध है, यानी कि ये हमें पूछा गया। उसके बाद में 2 विकल्प दिए गए इसमें भी। पी की 2 बहनें, यानी कि पी जो है, पी की 2 बहनें हैं, कौन है, आर और यस। तो पी की बहनें आर और यस, यानी कि इस पर तो क्या लगेगा, माइनस का लगा देते हैं। यानी कि फीमेल के लिए हम लोग क्या करते हैं, माइनस चिन्ह लगा लेते हैं, तब की पहचान रहा। पी की 2 बहनें आर और यस। यहाँ पे हमें पी का जेंडर नहीं पता, तो इसका मतलब हमें पी का जेंडर नहीं पता, तो अभी हम इसको ऐसे ही रखते हैं। तो एक कथन का तो हमने यूज़ कर लिया। तो इससे हमें क्या पता लगा, क्यू पी से क्या संबंध है, ये भी तो हमें कुछ भी नहीं पता लगा। यानी कि हम केवल एक विकल्प का उपयोग करके उत्तर नहीं दे सकते। उसके बाद में बोला है आर का पिता आर का पिता क्यू का भाई है। तो आर जो है, यानी कि आर कहाँ पे हमारा जे है, तो आर का पिता हम यहाँ पे एरो बना देते हैं, यानी कि यहाँ पे कोई इसका पिता होगा जे। तो आर का जो पिता है उसका भाई कौन है, उसका भाई कौन है, क्यू है। आर का पिता क्यू का भाई है। तो अभी यहाँ पे क्या, हमें क्यू का भी जेंडर नहीं पता, क्योंकि ये बोला है क्यू का भाई है वो पिता है, पर क्यू कौन है, लड़की है लड़का है, ये भी नहीं पता। और यहाँ पे हमें पूछा गया था क्यू पी से क्या संबंध है, यानी कि जो क्यू है, क्यू जो है हमारा क्यू जो है हमारा पी से क्या संबंध रखता है। तो जो क्यू जो हमारा है पी से क्या संबंध रखता है। पहली तो बात है यहाँ पे क्या है, ये तीनों क्या आपस में भाई बहन है, ये तो हमें पता लग गया। ये इसका पिता है, ये भी पता लग गया। ये पिता का भाई है, मतलब कि ये जो है इसका भाई है, पिता जो है इसका भाई है। परंतु यहाँ पे क्या हमें इसका भी जेंडर नहीं पता और इसका भी जेंडर नहीं पता। तो इसका मतलब कि इसमें भी हम क्या कर सकते हैं, फाइनल आंसर नहीं दे पाएंगे। तो इसी प्रकार से इसको भी हमें सॉल्व करना था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, यानी कि आप अकेले तो प्रयोग करके तो बिल्कुल नहीं दे सकते, और इनमें से किसी एक का भी प्रयोग करके भी नहीं दे सकते, दोनों को मिला करके भी नहीं दे सकते। तो इसका मतलब इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा, इसका भी राइट आंसर होगा हमारा इन प्रश्नों का उत्तर इन दोनों कथनों में से किसी का उपयोग करके नहीं दिया जा सकता। तो इसी प्रकार से हमारे दोनों कथनों में मतलब कि आंसर डी होगा। और अगर मैं इसको एक बार फिर से समझाना चाहूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है कि इसको फिर से समझाना चाहिए फिर से एक बार, क्योंकि जितना मैं समझाना चाह रहा था उस डिटेल में मैंने नहीं समझा पाया था। इसमें बोला था कि एक फुटबॉल मैच है जिसमें क्या है 10 मिनट शेष बचे हैं, क्या टीम पी जो है क्यू के विरुद्ध खेलते हुए 3 गोल से पीछे थी, यानी कि 3 गोल से पीछे थी। और उसके बाद में बोला क्या टीम पी जीतेगी। तो चलिए मान के चलते हैं कि यहाँ पे पी टीम जो है हमारी टीम जो पी है जे क्यू है, और टीम जो पी है क्यू से कितने गोल पीछे थी, 3 गोल पीछे थी, और यहाँ पे 0 है, ठीक है। अभी तो हम क्या सारे के सारी कंडीशन को लेकर चलते हैं। और अगर मान लें इसके 1 था, तब इसके कितने होंगे, 4 होंगे। जब इसके 2 होंगे तब इसके कितने होंगे, 5 होंगे। यानी कि हर हमेशा क्या रहेगी, टीम जो पी जो होगी उससे क्यू जो होगी 3 गोल आगे रहेगी। अभी चलिए कंडीशन को देख लेते हैं। टीम पी ने अंतिम 10 मिनट में 4 गोल किए। यहाँ पे कंडीशन को अगर रखते हैं, टीम पी ने अंतिम 10 मिनट में 4 गोल कर लिए। यहाँ पे देख लेते हैं, अगर 4 गोल यहाँ पे करती है टीम पी, और 4 गोल करती है, यहाँ पे मान लिया टीम पी जगह 4 गोल कर लेती है, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा। तो ये इस कंडीशन में तो क्या हो जाएगी, टीम जीत जाएगी। वहीं यहाँ पे क्या बोला, दूसरा कंडीशन हमारी बोली गई है, टीम क्यू ने मैच में कुल कुल 4 गोल किया, यानी कि क्यू जो होगी 4 से आगे नहीं बढ़ सकती। इसका मतलब ये वाली हमारी कंडीशन तो मतलब कि बन ही नहीं सकती। इसका मतलब इन्हीं 2 कंडीशन में से किसी एक कंडीशन को होगा। अभी देख रहा हूँ यहाँ पे क्या है, अगर टीम कुल 4 गोल कर रही है और उसके बाद में क्या बोल रही है, यहाँ पे पी के बारे में जानकारी दी थी, लास्ट में क्यू के बारे में भी जानकारी नहीं दी थी। तो इसका मतलब हमारे क्यू ने कितने गोल किए ये भी नहीं पता। तो यहाँ पे 2 कंडीशन हमारी बन रही हैं। और इसमें क्या होता है आप जानते होंगे कि डाटा सफिशेंसी के क्वेश्चन में क्या होता है, जब तक कि आपके पास फाइनल आंसर ना मिले तब तक कि आप इसको आंसर को नहीं बता सकते। यानी कि इसमें 2 ही कंडीशन बन रही हैं।
पहले इस वाली कंडीशन तो क्या होगी, टीम जो पी होगी वो जीत जाएगी। और जो हमारी दूसरी कंडीशन बन रही है कि टीम पी ने अंतिम 10 मिनट में 4 गोल किए, परंतु यहाँ पे टीम पी ने अंतिम 10 मिनट में 4 गोल किए, परंतु टीम क्यू ने अंतिम 10 मिनट में कितने गोल किए, इस बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं है। और इसके बाद में इस प्रकार से हमारा राइट आंसर क्या होगा, इसका डी होगा। तो आशा करते हैं कि मैंने इस बार क्या अपने तरीके से बिल्कुल सही तरीके से समझाने की पूरी कोशिश की है। अगर आपको समझ में आया तो ठीक है, वरना डाटा सफिशिएंसी के थोड़े से सवाल मिल के टफ होते हैं, बाकी आप देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन चलिए सॉल्व कर लेता है। अगला क्वेश्चन आपको बहुत ही ईजिली तरीके से समझ में आ जाएगा। क्या है, यदि किसी कोई कोड दिया है, ठीक है, इसमें क्या है 64 को किस में चेंज किया, 343 में, और 216 को किस में चेंज किया, 729 में। तो आपको बताना है कि 512 को क्या लिखेंगे। तो अगर आप थोड़ा सा भी समझने की कोशिश करें तो आप समझ जाएंगे कि ये किसका वर्ग हमारा है, ये किसका हमारा वर्ग है, 4 का क्यूब है। तो और ये किसका हमारा है, ये हमारा किसका है, 7 सत्ते 49, 49 सत्ते 343, यानी कि ये हमारा किसका 7 का है। इसका मतलब हम 4 से किस पे जा रहे हैं, 3 पे जा रहे हैं, वो भी क्यूब में। ये हमारा किसका है, ये हमारा 5 पंजे 25, नहीं 6 का, 6 छंग 36 छंगा 216। इसका मतलब 6 हमारा किसका है, 6 का क्यूब है। और ये किसका हमारा है 712, ये किसका 729, ये किसका हमारा 9 का, 9 नीमा 81, 81 नीमा 729, यानी कि ये हमारा किसका 9 का है। तो यहाँ पे पैटर्न आपको मिल गया, यानी कि 3 अंकों से हम चल रहे हैं क्यूब में। और तो जो हमारा 512 किसका होता है, आप जानते होंगे 8 का होगा, 8 8 16 8 512। और उसके बाद में यानी कि 8 के बाद में क्या आएगा हमारा 11, तो यानी कि हमें 11 का क्यूब लेके चलना है। तो 11 का क्यूब क्या होगा, 11 का 11 से करें तो 121, और 121 के हम 11 से करेंगे तो क्या आएगा हमारा 1331। इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा, बी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, और थोड़ा सा स्पीड में लेके चलेंगे, क्योंकि पहले के 2 क्वेश्चन थोड़े से टफ भी थे और जो डाटा सफिशिएंसी के थे, तो हम लोगों ने उसको सॉल्व कर लिया। आगे चलिए कर लेते हैं। अगली हमारी सीरीज़ दी है और इसमें पूछा है एक्स की जगह पे क्या आएगा। पहला क्या है 3 1 3 6 11 18। अगर आप इनमें से माइनस करेंगे आपस में तो आपको क्या मिलेगा, 11 में से 3 में से 1 गया 2, 6 में से 3 गया कितना बचा 3, 11 में से 6 गया बचा 5, 18 में से 11 गया बचा 7। तो इसके आगे क्या आएगा, एक्स की जगह पर देख रहे होंगे आपको क्या मिल रहा है 2 3 5 7। ये वैसे तो क्या यहाँ पे मतलब कि विषम संख्या है, पर अगर 2 को आप ध्यान से देंगे तो क्या इसका मतलब ये तीनों मतलब कि 4 की चारों अभाज्य संख्या है। तो 7 के बाद में क्या आएगा, वैसे तो 8, यानी कि 7 के बाद में 8 9, यानी कि यहाँ पे वैसे तो 9 आ सकता है, परंतु 9 क्या होगा हमारा अभाज्य संख्या, मतलब कि विषम तो होगी पर अभाज्य नहीं होगी। तो 9 के बाद में क्या 10 11, यानी कि यहाँ पे क्या होगा हमारा 11 आएगा। तो इस प्रकार मतलब कि 11, तो इसका मतलब कि यहाँ पे क्या आना चाहिए 11। तो 11 को हम किस में जोड़ेंगे, 18 में जोड़ेंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा अगला नंबर मिल जाएगा, क्योंकि हम ये क्या कर रहे थे माइनस कर करके जोड़ रहे थे, यानी कि 11 में जब 18 जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारा 29। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी हो जाएगा। तो आशा करते हैं आपको ये भी समझ में आया होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, और ये भी क्वेश्चन हमारा क्या है बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, और देखने में आपको टफ लग रहा है, पर जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। तो इसमें क्या दिया है पी क्यू आर भाई हैं, ठीक है। पी, एक मिनट क्या है यहाँ पे, आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा फिर से। यहाँ पे देखिए कामा का बहुत ही थोड़ा सा अंतर हो जाता है। यहाँ पे बोला है पी जो है, पी यहाँ पे रुकना है, फिर पी क्यू आर का भाई, यानी कि पी जो है क्यू आर का भाई है। वैसे तो आप क्या पढ़ लेंगे पी क्यू आर भाई है, ऐसा नहीं है, पी जो है क्यू आर का भाई है। तो यानी कि पी जो है हमारा है किसका भाई है, क्यू और आर का भाई है। तो पी हमारा भाई है ना कि क्यू। तो हमने मेल के लिए क्या कर लिया, पॉजिटिव साइन लगा लिया। पी क्यू आर का भाई है, तो हमें यहाँ पे क्यू और आर का कोई भी जेंडर नहीं पता। उसके बाद बोला यस आर की माता है, तो यस आर की माता है। चलिए पहले क्वेश्चन पूरा पढ़ लेते हैं। यस आर की माता है, टी पी का पिता है, तो निम्नलिखित में से कौन सा निश्चित रूप से सत्य है। तो निश्चित रूप से कौन सा सत्य है आपको बताना है। क्या टी यस और टी दंपति है, क्यू टी का पुत्र है, टी क्यू का पिता है, यस पी की माता है, ये सब यानी कि संबंध बताने, तो इसमें से कितने संबंध जो है सही है जो बताना है। तो चलिए देख लेते हैं। तो हमने पहले क्या पढ़ा, पी जो है क्यू और आर का भाई है, तो बिल्कुल सही है, पी जो भाई है क्यू और आर का। उसके बाद बोला है यस जो है आर की माता है, तो यस जो है आर की माता है। तो अगर पी जो है क्यू और आर का भाई है, इसका मतलब क्या है, ये तीन के तीनों आपस में भाई भाई या भाई बहन हो सकते हैं। तो जो यस जो हमारी है आर की माता है, इसका मतलब हम इसको मतलब कि हायरार्की में जैसे कि हम बनाते हैं पीढ़ी के हिसाब से, उसी हिसाब से बनाते हैं।
अगर यस माता है तो इसको हम ऊपर रखेंगे, और यहाँ पे माता यानी कि कौन है हमारी, यस है। और हमने बोला लेडीज़ को यानी कि जो फीमेल कैंडिडेट उसको हम किससे करें, माइनस से करें। तो यस जो हमारी है किसकी, आर की माता है, तो इन सभी की भी माता होगी यस। उसके बाद बोला टी जो है पी का पिता है। अगर पी का पिता कौन है हमारा, टी है, टी है, ठीक है। टी जो है पी का पिता है और इन तीनों का भी पिता होगा, यानी कि इन तीनों का पिता कौन है, टी है, इन तीनों का माता कौन है, यस है। इसका मतलब ये क्या है, ये दोनों क्या है, पति पत्नी है। तो ये तो आपने बना लिया डायग्राम। अभी आपको बताना है इस डायग्राम से इनमें से कौन से सही हैं। तो पहला बोला है यस और टी दंपति हैं, तो बिल्कुल आपको साफ साफ दिख गया होगा हमारा जो यस जो है। अगर यहाँ पर मैं आपको पेन चेंज करके दिखाना चाहूँ तो यस जो है, एक मिनट थोड़ा संभाल देता हूँ मैं इसको। ठीक है, सही हो गया। तो यहाँ पे क्या बोला है, यस जो है, यस यस और टी दंपति हैं, तो देख रहे होंगे आप टी और यस दोनों पति पत्नी हैं, यानी कि यस और टी दंपति हैं, यानी कि एक हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। उसके बाद बोला है क्यू टी का पुत्र है, तो टी का पुत्र कौन है, क्यू। अभी देख रहे हैं यहाँ पे क्यू का जेंडर हमें नहीं पता, ना यस का जेंडर पता है, तो टी का पुत्र या पुत्री हमें नहीं पता, इसका मतलब दूसरा नहीं हो सकता हमारा। उसके बाद बोला टी क्यू का पिता है, तो टी जो है पिता है, बिल्कुल सही बात है, यानी कि टी जो है क्यू का भी पिता है, यस का भी पिता है। एक मिनट, किसका, टी जो है क्यू का भी पिता है, आर का भी पिता है और पी का भी पिता है, तो टी तो पिता हमारा है। तीसरा हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यस पी की माता है, तो यस जो है माता है पी की, हम लोगों ने पहले ही देख लिया था। यस जो है हमारी क्या है, यस माता है तीनों की, तो यस जो माता है किसकी, यस माता पी की है, तो बिल्कुल सही है। इसका मतलब हमारा पहला सही है, दूसरा गलत है, तीसरा सही है, चौथा सही है। पाँचवा देख लेते हैं क्या बोल रहा है। पाँचवा बोल रहा है आर जो है टी की पुत्री है, आर जो है टी की पुत्री है, तो ये तो हम नहीं बता सकते पुत्री है या पुत्र है, इसका मतलब हमारा ये वाला भी गलत हो जाता है। पी एस की पुत्र है, यानी कि पी एस का पुत्र है, पी जो है यस का पुत्र है, बिल्कुल सही बात है। पी जो हमारा है किसका पुत्र है, यस का पुत्र, क्योंकि हमें पी का जेंडर पता है। इसका मतलब इसमें कितने सही हैं, एक दो तीन चार, इसका मतलब इसमें चार सही हैं और दो गलत हैं, चार सही हैं दो गलत हैं, चार सही हैं दो गलत हैं, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो देख रहे हैं आपने पहले डायग्राम बना लिया और सिंपली बहुत ईजी तरीके से इसको सॉल्व कर लिया। तो इसी प्रकार से इसको सॉल्व करना था। और चलिए अगला क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। और अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, यदि तो चलिए अगला क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं अभी फिर से। अगला क्या बोला, एन ओ को क्या लिखा है, 210 लिखा है, तो एन ओ को लिखा है 210। एन ओ टी को क्या लिखा है, 2200। एन ओ टी ई को क्या लिखा है, 21,000। और एन ई टी ओ एस को क्या लिखेंगे, तो जब पूछा आपको जी क्या लिखेंगे। तो आपको अगर सिंपली सॉल्व करना है, वैसे तो आप इसको लगाएंगे तो बहुत अच्छे तरीके से नॉर्मली पकड़ लेंगे इसको कैसे करना है। आपको पता होगा एन का कोड वर्ड क्या होता है। तो एन के लिए आप जानते होंगे क्या होता है, 14 होता है, यानी कि एन के लिए 14 होता है। जो नंबर सीरीज़ के हिसाब से अगर अल्फ़ाबेटिकल क्रम में लिखें तो एन का नंबर कौन सा आता है, 14 आता है। और ओ का कितना आता है, तो ओ का आपको पता होगा, ओ के लिए होता है ई जे ओ। तो ओ के लिए हमारा कितना हो जाएगा, जे के एल एम एन ओ। ओ इसका मतलब क्या हो जाएगा हमारा, 15। तो ओ के लिए हमारा क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो ओ का क्रम क्या हो गया, 15। अब जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, देख लीजिए मल्टीप्लाई करके। 15 चक्को 60 का जीरो, 15 एकम 15 और चार, 15 चार कितना, 15 एकम 15 और छः, 15 छः कितना हो जाएगा हमारा, 21। तो इसका मतलब क्या हो गया हमारा, जब इन दोनों की जो क्रम है उसी को आपस में मल्टीप्लाई की तो हमें आंसर मिल गया। उसके बाद में टी, तो टी अगला देख रहे होंगे एन ओ टी, एन ओ का मतलब तो हमें 2100 मिल ही गया था। और उसके बाद में टी यानी कि टी और बढ़ गया, तो 2100 से 210 की मल्टीप्लाई किससे करनी पड़ेगी हमारे, टी वाले से, यानी कि टी क्या हो गया हमारा, टी क्या हो गया हमारा, तो टी जो हो गया हमारा क्या हो गया, टी का कोड वर्ड कितना हो गया, 20 होता है। तो 20 दूना 42, 42 यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि 21 दूना 42 और डबल जीरो। तो देख रहे हैं यहाँ पे कितना है, 4200 आ गया। तो इसका कोड वर्ड भी हमें मिल गया। इसी प्रकार से जब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर देते हैं ताकि हम लोग आगे कर सकें। उसके बाद में हमारा क्या है, एन ओ टी ई को क्या लिखा है, 21,000। तो देख रहे होंगे आपने क्या है, यहाँ पे ई बढ़ा है, तो ई का कोड वर्ड क्या होता है, 5 होता है। तो 4200 की जब आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 42 यानी कि 2 पंजे 10, 2 जीरो तो पहले थे, 2 पंजे 10, 2 चक्कू 8, 8 एक क्या हो जाएगा हमारा, 2 पंजे 10, 10 का जीरो और 5 चक्कू 20, 20 एक 21, यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा, 21,000 आ जाएगा। तो ये भी आप समझ गए होंगे 21,000 कैसे आया।
उसके बाद में NOTES, यस हो गया, यानी कि यस बढ़ गया हमारा। और यस के लिए आप क्या होता है, यस के लिए कोड वर्ड होता है, एक बार देख लेते हैं। PQRST, यस टी, यानी कि टी के लिए क्या था हमारा 20 था, तो यस के लिए क्या होगा 19 होगा। तो 21,000 की जब मल्टीप्लाई 19 से करेंगे तो 19 से कम 19, सीधे सीधे आप समझ जाइए 9 लास्ट में जिसमें है वही आ जाएगा। मल्टीप्लाई जब करेंगे हम 19 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 19 से कम 19, यानी कि लास्ट में हमारा क्या आएगा 9 आएगा। और 9 इसमें से किस में आ रहा है, केवल इस वाले में आ रहा है। इसका मतलब आगे हमें मल्टीप्लाई करने की भी जरूरत नहीं है, सीधे सीधे आंसर मिल गया हमारा क्या 39,9,000। तो आशा करते हैं आपको मतलब मेथड तो समझ में आ ही गया होगा। बाकी आप मल्टीप्लाई आगे मैंने करके दिखाई दी, लास्ट वाली मल्टीप्लाई आप भी कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या जगह थोड़ी सी कम पड़ रही थी। उसकी मल्टीप्लाई क्या आएगी, यानी कि 399 और 000। तो चलिए आगे तो कर लेते हैं, अभी पेन को चेंज कर लेते हैं, इसमें सही नहीं लग रहा मुझे थोड़ा सा। तो चलिए आगे सॉल्व कर लेते हैं। और अगला क्वेश्चन भी आप देख रहे होंगे सेम वही उसी तरीके से कोड वर्ड है। इसमें क्या लिखा है, फ्रांस, फ्रांस को क्या लिखा है 65432 1, 65432 1। जर्मनी को क्या लिखा है 9154 915834 3437। तो कोड बाधा में आपको बताना है यमन को क्या लिखा है। तो इसमें भी आप सिंपली अगर देखें तो बहुत ईजी तरीके से आप लगा पाएंगे। वाई के लिए क्या यूज़ हुआ, वाई के लिए यूज़ हुआ 7, तो इसका मतलब क्या वाई के लिए क्या यूज़ होना चाहिए हमारा 7। उसके बाद में ई के लिए क्या यूज़ हुआ है, तो ई के लिए यूज़ हुआ हमारा देख रहे होंगे यहाँ से 1, यानी कि 1 आना चाहिए। तो 7 1 किस में है, 7 1 किस में है, 7 1 इन दोनों में है। अभी क्या हमारा 9 और 8 में से कोई एक आना चाहिए। और यम के लिए क्या है वो यूज़ हुआ है, तो लास्ट से चौथा, लास्ट से चौथा हमारा क्या हो जाएगा हमारा 8 वाला, लास्ट से चौथा, ठीक है। इसका मतलब राइट आंसर क्या होगा हमारा डी। इसे सिंपली आप सॉल्व कर सकते थे। और ये क्वेश्चन सबसे मुझे अभी तक की शायद टफ क्वेश्चन लगा। और जितने भी मैंने कहते हैं कि मतलब टीचर है उनसे भी काफ़ी देखा और काफ़ी जगह सर्च भी किया है, फिर भी इसका मुझे सही तरीके से राइट आंसर तो नहीं मिल पाया अभी। पर जहाँ तक मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूँगा, देखते हैं कि बाकी आप लोग बताइएगा इसका आखिर राइट आंसर क्या होगा। जहाँ तक मैंने सर्च किया और जितना भी मैंने ढूंढा है, तो वैसे तो इसको सॉल्व करने का बहुत लंबा मेथड है। और इसका राइट आंसर मैं आपको पहले डायरेक्ट ही बता देता हूँ इसका राइट आंसर क्या है। जहाँ तक मुझे चैट जीपीटी या कई मतलब कि गूगल से या फिर कई टीचरों के बाद में सर्च करने के बाद में मुझे मिला इसका आंसर राइट पी है। तो इसका मैं आपको सॉल्व करने का तरीका बताता हूँ। इसमें सॉल्व करने का तरीका होता है, पहले तो क्या है, एक मोबाइल फ़ोन है जिसकी चोरी हो गई है, PQR 3 है, जिसमें क्या संदिग्ध हैं तीनों। ये जानते हुए कि इनमें से कोई एक व्यक्ति चोर होगा, ठीक है। उनसे पूछताछ की गई है और बताना है कि किसने फ़ोन चुराया है। तो इसको सॉल्व क्या बोला, पहले बोला है पी बोल रहा है मैंने नहीं चुराया, पी बोल रहा है मैंने नहीं चुराया, उसे क्यू ने चुराया। क्यू बोल रहा है आर ने नहीं चुराया, उसे मैंने चुराया, मैंने भी नहीं चुराया। यानी कि क्यू बोल रहा है आर ने नहीं चुराया, मैंने भी नहीं चुराया। आर बोल रहा है मैंने नहीं चुराया, किसने चुराया मुझे नहीं पता। तो इसमें से बताना है इसमें से चोर कौन है। और इसको क्या कहते हैं कि इसको आपको मतलब कि अजम्पशन लेके चलना पड़ेगा और उसके हिसाब से आपको सॉल्व करना पड़ेगा, जिसमें बताना पड़ेगा। जैसे कि पी बोला है, जैसे कि मान के चलेंगे पहले पी को चोर मानेंगे, फिर क्यू को चोर मानेंगे, फिर आर को चोर मानेंगे। उसके बाद में आपको एक कंडीशन देखनी पड़ेगी कि क्या तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही हैं या नहीं। जैसे कि मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर बताना चाहूँ, जैसे कि इसमें लिखा है पी, बोल रहा है पी, पहले मानेंगे मान लेते हैं पी चोर है, ठीक है। उसके बाद मान लेंगे कि क्यू चोर है, उसके बाद मान लेंगे कि आ चोर है। जैसे कि मान लिया मैंने पहले कि पी चोर है, ठीक है। अगर पी चोर है बोला है मैंने नहीं चुराया, तो यहाँ पे ये क्या होगा हमारा गलत कंडीशन हो गई। यानी कि पी बोला है मैंने नहीं चुराया, उसे क्यों नहीं चुराया। बल्कि अभी हम आके मान के चल रहे हैं कि पी चोर है, ठीक है। मान के चल रहे हैं पी जो है पॉजिटिव, यानी कि पी चोर है। तो पी बोल रहा है मैंने नहीं चुराया, उसे क्यों नहीं चुराया। इसका मतलब क्या है, ये हमारा कंडीशन गलत हो जाती है, यानी कि ये हमारा झूठ बोल दिया। पी बोल रहा है मैंने नहीं चुराया, बल्कि हमने माना है कि पी ने चुराया, तो ये वाली कंडीशन हमारी क्या हो गई, गलत हो गई। उसे क्यों ने चुराया। उसके बाद बोला है आर ने नहीं चुराया, क्यों बोल रहा है आर ने नहीं चुराया, उसे मैंने नहीं चुराया। तो ये कंडीशन हमारी बिल्कुल सही हो गई, क्योंकि हमने इसमें क्या माना है अभी पी चोर है। तो इसका मतलब आर ने नहीं चुराया, मैंने नहीं चुराया, इसका मतलब हमारी ये कंडीशन सही हो गई। आर क्या बोल रहा है मैंने नहीं चुराया, तो यानी कि ये भी सही है। किसने चुराया मैं नहीं जानता हूँ, तो ये भी हमारा क्या पॉजिटिव सही बोल रहा है, मतलब कि हमने अभी पी को चोर माना है। तो इसके हिसाब से क्या होगा, ये वाला हमारी कंडीशन बिल्कुल सही बैठ रही है। और इसके लिए आपको आंसर निकालना पड़ता है कि तीनों स्टेटमेंट में से, यानी कि तीनों स्टेटमेंट में से कोई दो स्टेटमेंट बिल्कुल सही होने चाहिए और एक स्टेटमेंट गलत होना चाहिए, तभी हम इसका आंसर निकाल पाते हैं। तो इस प्रकार से हमारा राइट आंसर क्या हो गया, पी हो गया। पर अगर हम दूसरी कंडीशन ले लेते हैं, जैसे कि अगर हम दूसरी कंडीशन लेते हैं तो उसमें देख रहे होंगे सेटिस्फाइड नहीं होगा। जैसे कि हमने मान लिया अगर क्यू चोर है, ठीक है, क्यू चोर है, हमने क्यू को पॉजिटिव इस बार कर दिया। तो क्यू चोर है तो बोल रहा है आर ने नहीं चुराया, बिल्कुल सही है। इसका मतलब क्यों बोला है आर ने नहीं चुराया, तो बिल्कुल सही है। मैंने नहीं चुराया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा जे निगेटिव, यानी कि जे गलत हो जाएगा।
तो ये गलत हो जाएगा। उसके बाद बोल रहा है पी, क्या बोल रहा है, पी बोल रहा है मैंने नहीं चुराया, उसे क्यू ने नहीं चुराया। तो इसका मतलब क्यू ने नहीं चुराया, बिल्कुल सही है। एक मिनट, यहाँ पे क्या बोला, क्यू ने, मैंने, हम लोगों ने क्या मान के चले, यहाँ पे हम मान के चल रहे हैं क्यू चोर है। अभी देख रहे होंगे पी क्या बोल रहा है, मैंने नहीं चुराया, उसे क्यू ने चुराया। अब देख रहे हैं ये वाली कंडीशन हमारी, क्यू ने चुराया है। तो यानी कि ये वाली कंडीशन हमारी क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी। यानी कि पी ने नहीं चुराया पर उसे क्यू ने चुराया, इसका मतलब ये कंडीशन हमारी सही हो गई। और अगला आर क्या बोल रहा है, आर बोल रहा है मैंने नहीं चुराया, उसे चुराया, उसे किसने चुराया मैं नहीं जानता। तो ये वाली कंडीशन भाई हमारी सही हो गई है। तो इसके बाद में क्या है, तो इस प्रकार से इसमें क्या होगा, मतलब कि उसने बोला क्यू ने नहीं चुराया, तो ये कंडीशन भी हमारी सही हो गई। और उसके बाद में ये वाली कंडीशन भी सही हो रही है, क्योंकि आर बोल रहा है मैंने नहीं चुराया। ठीक है, आर ने तो नहीं चुराया था, क्योंकि इस बार हम क्या मान के चल रहे हैं, क्यू ने चुराया था। और क्या मतलब, आर ने, मैंने नहीं चुराया। उसके बाद हम किसने चुराया मैं नहीं जानता, तो ये भी हमारी क्या सही हो सकती है। इसका मतलब इसमें भी दो सही हो रहा है। और क्या हमारा बोला, तो क्यू वाला हमारा, जे वाला भी हमारा क्या विकल्प सही हो सकता है इस बार, मतलब कि इस पर कन्फ्यूजन आ रहा है क्वेश्चन पे। और आर क्या बोला, अगर इस बार हम मान के चलें आर ने अगर क्वेश्चन चुराया, तो आर का अगर मान के चलेंगे, अगर आर को हम लोग मान के चलेंगे, और अगर आर को मान के चलते हैं कि आर अगर चोर है, तो इसका मतलब क्या, मैंने नहीं चुराया, किसने चुराया मैं नहीं जानता, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। और क्यों बोल रहा है कि आर ने नहीं चुराया, तो आर ने नहीं चुराया क्योंकि आर तो चोर है, तो इसका मतलब ये गलत हो गया हमारा। और मैंने नहीं चुराया, उसे क्यों ने चुराया है, क्यों ने चुराया, तो ये भी हमारा गलत होगा, क्योंकि हमने यहाँ पे आर को माना था। तो इस प्रकार से वैसे तो पी आंसर कहीं दे रहे थे, और कहीं पे मतलब कि निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। तो वैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया कि किसका मैंने राइट आंसर अभी नहीं जान पाया मैं क्या होगा। और काफ़ी टीचरों के पढ़ने के बाद भी मैं मतलब कि कंफर्म नहीं कर पाया कि इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए। तो आप लोग बताइएगा इसको कैसे सॉल्व करना था और इसका राइट आंसर क्या होगा। वैसे मुझे तो लग रहा है जहाँ तक पी होना चाहिए, और इसके बाद में या फिर क्या होगा, निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। तो अगर फाइनली यूपीएससी के जो भी आंसर आता है उसके बाद में ही हम लोग जान पाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अगला हमारा क्यूब से है, इसमें बोला है 64 समरूप आइडेंटिकल जो हमारे घन है, घन के टुकड़ों में काटने के लिए आवश्यक न्यूनतम कितनी संभव कांटों की आवश्यकता होगी। यानी कि एक घन है, एक घन है हमारा, क्या है, एक घन है, और इसको हमें कितने टुकड़ों में काटें हैं, मतलब कि कितनी बार हम काटें कि हमें कुल 64 टुकड़े मिल जाएं। तो आप जानते होंगे कि अगर हम इसके, एक घन होता है उसके कितने, 4 पृष्ठ होते हैं। अगर हम एक पृष्ठ से कितनी बार, 3 बार काट दें, 3 बार हमने एक पृष्ठ से काटा, हमें कितने खंड मिलेंगे, 4 खंड मिलेंगे। यहाँ से क्या, 1 2 3 4, यानी कि 1 2 3 4। अगर हम एक पृष्ठ से काट दें तो हमें कितने टुकड़े मिलेंगे, 4 मिलेंगे, 1 2 3। अगर हम 3 बार काटते हैं तो हमें कितने मिल रहे हैं टुकड़े, 4 मिल रहे हैं। तो इस प्रकार से अगर हम चारों भागों से काटें, क्या बोल रहे हैं हमने, हमें 64 चाहिए ना, तो अगर हम एक बार 4, हमने जब 3 बार काटा, एक मिनट आपको दिखाता हूँ। जब हमने 3 बार काटा तब हमें क्या मिला, 4 मिला। उसके बाद में हमने फिर से 3 बार काटा, यहाँ पे प्लस होगा, क्योंकि हमने क्या फिर से 3 बार काटा तब फिर से हमें 4 मिला, क्योंकि यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई भी हो रहा है साथ में। उसके बाद हमने फिर से जब 3 बार काटा तो हमें फिर से 4 बार मिला। इसका मतलब कि हम जब 9 बार काटेंगे तब हमें कितना मिलेगा, 64 मिलेगा। 4 चक्कू 16 चक्कू 64। तो इस प्रकार से हम जब कितनी बार 9 बार काटेंगे तब हमें क्या मिलेगा, कुल 64 मिलेगा। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा कि इसको कैसे करना। मैंने क्या बताया एक बार फिर से बता देता हूँ। एक क्यूब है, इसको हमने क्या बोला, कैसे काटना, जब यहाँ से अब 1 2 3 बार काटेंगे तो हमें क्या मिलेंगे, 4 खंड मिलेंगे। तो हमने 4 खंड मिल गए। उसके बाद में इसी प्रकार से हम 1 2 3 फिर से काटेंगे, तो यानी कि 4 चक्कू 16, यहाँ पे तो मल्टीप्लाई होगा, पर हमने काटा कितनी बार है, केवल अभी 6 बार काटा है। उसके बाद में एक बार फिर से अगर हम इस प्रकार से 3 बार काट देंगे तो यहाँ पे मतलब फिर से मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 बार, और हमने काटा कितनी बार, टोटल 9 बार। तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा, 9 होगा। चलिए अगला क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। और अगला क्वेश्चन क्या है, एक व्यंजन है यानी व्यंजक है, उसमें आपको यहाँ पे कोई वैल्यू रखनी है, पुट करनी है। इसमें क्या दिया, स्टार की जगह पे कोई ऑपरेशन लगाना है, प्लस माइनस या मल्टीप्लिकेशन को आप यूज़ कर सकते हैं। प्रत्येक को एक से अधिक बार, मैक्सिमम कितनी बार, 2 बार यूज़ कर सकते हैं। और व्यंजन का न्यूनतम ऋणोत्तर मान, यानी कि ऐसा मान बताना है जो न्यूनतम हो और क्या बोला, निगेटिव ना हो, नॉन निगेटिव होना चाहिए। इनमें से आप प्रत्येक जो साइन है उसको 2 बार यूज़ कर सकते हैं। तो मिनिमम आप जानते हो कि निकालने के लिए कैसे करना पड़ेगा। पहले तो हमारी क्या है, 5 है, 4 है, 3 है, 2 है, 1 है। तो आपको भी पता होगा, अगर आप पहले मतलब कि अगर आपको न्यूनतम प्राप्त करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आप प्लस का यूज़ कर लेंगे तो नंबर क्या बढ़ता है, मल्टीप्लाई का करेंगे तो और भी बढ़ता है। यानी कि पहले माइनस का यूज़ करना है। चलिए यहाँ पे माइनस डाल देते हैं, यहाँ पे भी माइनस डाल देते हैं।
उसके बाद में क्या करते हैं, प्लस का यूज़ कर लेते हैं, यहाँ पे प्लस का यूज़ कर लेते हैं। उसके बाद में क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई का यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे क्या सब अंजम्पशन लेके ही चलना पड़ेगा कि हमें क्या क्या यूज़ करें ताकि हमें जो आंसर मिले मिनिमम मिले। तो चलिए हमने यहाँ पे माइनस का यूज़ किया, यानी कि 5 माइनस 4 माइनस 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 1। अभी आप जानते हैं कि बॉटमास में क्या होता है, पहले मल्टीप्लाई होता है, उसके बाद में प्लस होता है, फिर माइनस होता है। तो 2 दूनी 2 एकम 2 प्लस 3 माइनस 4 माइनस 5। तो हमने आगे सॉल्व कर लिया। अभी आप देख लीजिए, 4 3 कितना हो गया, माइनस का 7 हो गया, और 5 और 2 कितना हो गया हमारा, 7 हो गया, यानी कि 7 प्लस का 7 माइनस का आंसर आ गया हमारा 0, जो कि नॉन निगेटिव है और मिनिमम है। इससे नीचे तो हम जा ही नहीं सकते। तो इसका मतलब इसका हमारा राइट आंसर क्या होगा, डी। चलिए अगला क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। ये भी हमारा क्या है, 2025 का है। और एक अभी लास्ट क्वेश्चन आज सॉल्व कर रहे हैं आज का। इसमें क्या दिया, एक सीरीज दी हुई है और पूछा गया जीरो कितने अंत में न्यूनतम कितने जीरो होंगे। तो शायद मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रखा है ऑलरेडी पहले से ही। तो जैसा कि मैंने बताया था कि इसमें क्या दो, इस क्वेश्चन को मैंने पहले के वीडियो में सॉल्व किया है। जिसको नहीं पता इसको बता देते हैं शॉर्ट में, कि हमें जीरो प्राप्त करने के लिए क्या 2 और 5 के जोड़े प्राप्त करने होते हैं। और आपको पता होगा 2 और 5 के जोड़े प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं, दो तो हमें क्या है, यहाँ जो मल्टीप्लाई है वहाँ से बहुत सारे 2 मिल जाएंगे, पर हम क्या कर लेते हैं, केवल 5 को काउंट कर लेते हैं और उतने ही हमें जीरो मिलेंगे लास्ट में। तो जैसे कि अगर यहाँ पे 25 है, तो यहाँ से अगर हम 5 काउंट करें तो हमें कैसे मिल जाएगा, जैसे कि 25 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5 गुणे 5 लिख सकते हैं, और इसकी पावर क्या होगी हमारी 50 होगी। इसका मतलब हमें यहाँ से कितने मिल जाएंगे, इसका मतलब हमें यहाँ से कितने 5 मिल रहे हैं, टोटल 105 मिल गए। यहाँ से हमें 105 मिल गए। और इसके बाद में देख रहा हूँ कि 4 है, 4 के बाद में क्या आएगा, 5 आएगा, और 5 की पावर क्या हो जाएगा हमारा, 5 की पावर यहाँ पे 10 हो जाएगा। इसका मतलब 5 हमें 10 यहाँ से मिल गया, मतलब कि 10 5 यहाँ से मिल गया, और 100 यहाँ से मिला। इसका मतलब क्या है, 110 हमारे पास 5 हो चुका है, यानी कि इसका मतलब है 110 5 होने का मतलब है कि हमारे पास 110 जीरो आ चुका है, 110 जीरो आ चुके हैं। इसके बाद मतलब है कि हमारे पास विकल्प कितना है, 50 का विकल्प था, 55 का था, 100 का था। उसके बाद में 110 का तो है ही नहीं, इसका मतलब कि 200 ही सीधे सीधे इसका आंसर आएगा। क्योंकि अगर 110 हमारे पास ऑलरेडी आ चुके हैं और ये सारे के सारे विकल्प क्या हैं, 100 से नीचे का ही है, तो इसका आंसर क्या होगा, 200 होगा। इस प्रकार से भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए अगला एक और वीडियो, मतलब एक और क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। उसके बाद में क्या लिखा है, ABCDEFGH करके दिया हुआ है और पैटर्न आपको निकालना है। तो मैंने इस प्रकार के पैटर्न को सॉल्व करने के लिए एक तरीका बताया था, तो जिसको आप सॉल्व कर सकते हैं बहुत ईजी तरीके से। क्या बताया था मैंने, कि जो भी सीरीज़ दी है उसमें आप काउंट कर लीजिए कुल कितने लेटर हैं। उसके बाद में आप लोग क्या कीजिए, उनको फैक्टर के हिसाब से डिवाइड कर दीजिए, और उसके बाद में ग्रुप बना लीजिए, और ग्रुप बनाने के बाद में आप सिंपली उसको सॉल्व कर पाएंगे। जैसे कि इसमें मैंने काउंट किया, अभी काउंट करता हूँ, 1 1 2 3, यहाँ पे गैप वाले को भी काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 18 19 20, यानी कि इसमें कितने हैं, टोटल 20 लीटर है। तो इसका मतलब है कि 4 पंचे 20, 4 गुणे 5, इसका मतलब है कि 4 4 के 5 ग्रुप, या फिर 5 5 के 4 ग्रुप बना सकते हैं। तो कोशिश कीजिए कि मतलब 5 से 6 के बीच में बने, तो यानी कि हम 5 5 के बना लेते हैं। एक ग्रुप हो गया हमारा 5 का, अगला ग्रुप हो जाएगा हमारा 2 2 4, 1 2 3 4, 5 का ये हो गया ग्रुप, 1 2 3 4 5 का हमारा ये ग्रुप हो गया। अभी देख रहे होंगे पैटर्न आपको दिख गया होगा छोटा छोटा, कि देख रहे होंगे यहाँ पे बी डबल है, उसके बाद में देख रहे होंगे कुछ आगे दिख रहा होगा। अगर ए की बात में हम क्या भर देते हैं, यहाँ पे बी भर देते हैं, जैसे कि हमारा यहाँ पे बी आया था, यहाँ पे बी आया था, तो बी तो यहाँ पे नहीं आ पा रहा, क्योंकि यहाँ पे डबल बी आ जाएगा, फिर ट्रिपल बी हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे भर देते हैं, अगर हम यहाँ पे ए भर देते हैं, देख रहे होंगे अगर हम यहाँ पे ए भर देते हैं, तो इसका मतलब A A B C हो जाएगा। उसके बाद में अगर हम यहाँ पे फिर से ए भर देते हैं, तो इसका मतलब हमें क्या मिल जाएगा, ABBCD। उसके बाद हम देख रहे हैं ABC, यहाँ पे अगर हम सी भर देते हैं तो ABCCD। उसके बाद अगर हम यहाँ पे ABC, अगर यहाँ पे हम डी भर देते हैं, तो हमें देख रहे होंगे पैटर्न मिल गया है। क्या मिल गया हमें, AABCD ABBCD ABCDD उसके बाद में ABCDD। तो पैटर्न अगर आपने थोड़ा सा भी मतलब कि ध्यान दिया तो आपको तुरंत पैटर्न मिल जाता है। इसका मतलब इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा, AACD। देख रहे होंगे AACD कहीं पे है, AACD। राइट आंसर क्या होगा हमारा, सी होगा। इसी प्रकार से पैटर्न को ढूंढना होता है। चलिए आज का क्वेश्चन को हम लोग लास्ट आज का पढ़ लेते हैं, इसको लास्ट कितने अभी कर लेते हैं, देख लेते हैं अभी कितना है। वैसे तो अभी बहुत है, चलिए इसको एक लास्ट क्वेश्चन इस वाले को कर लेते हैं, उसके बाद में बाकी एक एक कल करेंगे। तो पहला क्या है, एक परीक्षा में 80 विद्यार्थी हैं, इसको भी मैं पहले ही सॉल्व करा चुका हूँ, और जिसको नहीं मतलब क्या आता है वो एक बार देख लीजिए फिर से। एक परीक्षा में 80% छात्र अंग्रेजी में फेल हुए हैं,
70% छात्र किसमें हिंदी में फेल हुए हैं, सॉरी फेल नहीं उत्तीर्ण हुए हैं। 80% क्या है अंग्रेजी में पास हुए हैं। 70% हमारे क्या है हिंदी में पास हुए हैं। 15% छात्र किसमें दोनों विषय में फेल हुए हैं। तो ऐसे विद्यार्थियों का प्रतिशत कितना है जो केवल एक विषय में अनुत्तीर्ण हुए हैं। तो मैंने बताया था कि इसमें क्या होता है, सारे के सारे डाटा को क्या हमें क्या करना पड़ेगा, एक ही तरीके के बनाना पड़ेगा, क्योंकि आधे डाटा हमारे क्या फेल वाले हैं, आधे पास वाले हैं। तो पहले हम बता देते हैं कि हिंदी में मान लिया, हिंदी में कितने फेल हुए हमारे, 70% अगर पास हुए हैं तो इसका मतलब 30% हिंदी में फेल हुए हैं, और 30% जो होगा हमारे हिंदी में फेल हुआ, और 80% अंग्रेजी में पास हुआ, इसका मतलब इंग्लिश में हमारे कितने 20% पास हुआ होंगे, और टोटल फेल कितने हुए हैं हमारे 15% टोटल फेल हुआ है। तो हमें बताना है एक एक विषय में कितने फेल हुए। आप जानते हो कि दो विषयों का वेन डायग्राम कैसे बनता है, इस तरीके से बनता है। और अगर 15 दोनों विषयों में फेल हुए हैं तो यहाँ पे हम 15 भर देंगे, यहाँ पे 15 आ जाएगा हमारा। तो हमारे हिंदी वाले अगर हम इसको मान लें, इसको अगर हम हिंदी मान लें, इसको इंग्लिश मान लें, तो हिंदी में हमारे कितने फेल हुए थे टोटल 30% हुए थे। तो यहाँ पे हमारे 15 ऑलरेडी आ चुके हैं, इसका मतलब 15 हमारे और आएंगे। इंग्लिश में टोटल 20 थे, इसका मतलब हमारे 15 आ चुके हैं, 5 और आएंगे। तो केवल केवल वाले कौन कौन सा होता है हमारा, जे वाला होता है और इधर वाला होता है। और जे वाला एरिया हमारा क्या होता है, कॉमन वाला होता है। इसको हम छोड़ेंगे तो 15 5 कितना होगा 20, यानी कि इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा 20 हो जाएगा। तो चलिए एक क्वेश्चन को और सॉल्व कर लेते हैं, जे भी मैंने सॉल्व किया था। आप जानते हो कि 1 मीटर क्यूब में क्या होता है 1000 लीटर होता है। 1 मीट्रिक टन में क्या होता है 1000 किलोग्राम होता है। यानी कि 1 मीट्रिक टन का मतलब 1 टन में क्या होता है 1000 किलोग्राम होता है, या फिर इसे क्या कहते हैं 10 कुंटल भी बोल सकते हैं। 1 हेक्टेयर में क्या होता है 10,000 मीटर स्क्वायर होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा डी हो जाएगा। चलिए यहाँ तक ही आज रखते हैं इसके क्वेश्चन को। और बाकी अगर आपने वीडियो अभी तक लास्ट तक देख लिया तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।